हार्डवेयर रिसोर्स, दूसरा क्या है आपका सॉफ्टवेयर रिसोर्स। हार्डवेयर रिसोर्स में जितने भी पेरिफेरल डिवाइसेस, जितने भी डिवाइसेस देख रहे हैं, है ना, वो सारा का कंट्रोल, अगर वो इंटरनल हार्डवेयर हो या एक्सटर्नल हार्डवेयर हो, जो भी दिख रहा है आपको, अगर पेरिफेरल है या आपका अटैच्ड है कंप्यूटर में, वो सारा रिसोर्स जो हार्डवेयर रिसोर्स का है। रिसोर्स में क्या है, कोई भी सॉफ्टवेयर, जैसे मान लो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को छोड़कर, और भी सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेटर हो गया, एक्टिविटी प्रोग्राम हो गया, डिवाइस ड्राइवर हो गया, ठीक है, ये सारा सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। और एक ऑपरेटिंग सिस्टम है ही, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम में सारे को क्या करता है, कंट्रोल करता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर रिसोर्स। जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, अगर वो सॉफ्टवेयर है पब्लिकेशन से रिलेटेड, या लेटर आपका वर्ड प्रोसेसिंग से रिलेटेड, या एसपीएक्सी सॉफ्टवेयर है, या प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, या अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, या पॉलिसी, या आपका गेम बनाने के लिए सॉफ्टवेयर है, कोई भी गेमिंग सॉफ्टवेयर जिसको कह रहे हैं, या आप कोई कह सकते हैं एनिमेशन बनाने के लिए कोई भी सॉफ्टवेयर है, तो सारा सॉफ्टवेयर क्या कहलाएगा, इस सॉफ्टवेयर रिसोर्स का आएगा। किसका, ऑपरेटिंग सिस्टम है। दो तरह का रिसोर्स होता है, हार्डवेयर रिसोर्स एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्स। ये दोनों को मैनेज कौन करता है, ये दोनों को हैंडल कौन करता है, कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। हार्डवेयर को भी एंड सॉफ्टवेयर को। सॉफ्टवेयर में भी क्या, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दोनों को। सिस्टम सॉफ्टवेयर में एक ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा किसको किसको, सिस्टम सॉफ्टवेयर में जैसे लैंग्वेज ट्रांसलेटर, है ना, जैसे आपका एक्टिविटी प्रोग्राम, डिवाइस ड्राइवर, ये भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो उस डिवाइस को हैंडल करता है। डिवाइस ड्राइवर का नाम सुना भी होगा कि प्रिंटर मान लो डायरेक्ट काम नहीं करता, प्रिंटर के लिए जब कोई प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं, उसका उसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, तब जाके तुरंत वो प्रिंटर काम करता है, ऐसे काम नहीं करता। अब कहते हैं कि विंडोज में तो काम करने लगता है अपने आप, तो विंडोज में काम करने नहीं लगता है अपने आप। विंडोज में क्या किया है, वो सारा डिवाइस का ड्राइवर अवेलेबल करके दिया है, पहले से इंस्टॉल करके दिया है। जैसे आप प्लग करते हो, डिवाइस अपने आप डिटेक्ट कर लेता है और उसको उसके लिए ड्राइवर इंस्टॉल कर लेता है खुद ही बैक में, और आपको रेडी कर देता है। ऐसा नहीं है कि विंडो में अपने आप करने लगता है ना। विंडो को हम लोग कहते हैं कि प्लग एंड प्ले, प्लग करो प्ले करने लगेगा, कोई भी डिवाइस प्लग करो प्ले करने लगेगा, मतलब काम करने लगेगा। इसका मतलब क्या है, उस डिवाइस का ड्राइवर, उस डिवाइस का जो हैंडल करने का प्रोग्राम है, ऑलरेडी उसमें इंस्टॉल्ड है, ऑलरेडी अवेलेबल है। जैसे ही अटैच करते हैं डिवाइस, उसको प्लग करते हैं, तो अपने आप डिटेक्ट कर लेता है ये न्यू डिवाइस है, और न्यू डिवाइस के ड्राइवर पहले अपने खोज रहता है कि मेरे प्रोग्राम, मेरे ओएस में अवेलेबल है कि नहीं, खोज लिया पहले, विंडोज मिल गया, इंस्टॉल कर लिया, नहीं मिला वो डिवाइस काम नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है, ड्राइवर वहाँ अवेलेबल नहीं है। अब क्या करेंगे, उस ड्राइवर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे, और वो कंट्रोलिंग किसके थ्रू होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। ऑपरेटिंग सिस्टम कहिए कि दोनों रिसोर्स को मैनेज करने का काम करता है, ठीक है। दो रिसोर्स हुआ, कौन कौन रिसोर्स हुआ, हार्डवेयर रिसोर्स एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्स, ठीक है। क्या क्या सर्विसेज ऑपरेटिंग सिस्टम का बता दिए थे लास्ट क्लास में। प्रोग्राम को एक्सिक्यूट कराता भी है, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को मैनेज करता है, हर सिस्टम का कंट्रोलिंग करता है, कम्युनिकेशन का भी काम करता है, एरर डिटेक्शन का भी काम करता है, रिसोर्स एलोकेशन का भी काम करता है, प्रोटेक्शन का भी काम करता है। ये सारा काम कौन देखता है, ये सर्विस किसका है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। और ये सर्विस यूज करता है बहुत सारे रिसोर्स को मैनेज करने में भी, ये पहले बता, ठीक है। हो गया, तो रिसोर्स, बार बार रिसोर्स बोले तो समझिए क्या, हार्डवेयर रिसोर्स, सॉफ्टवेयर रिसोर्स, ये बात आती है। हार्डवेयर रिसोर्स में अब जैसे सीपीयू को कंट्रोलिंग का इंस्ट्रक्शन देगा, सीपीयू के लिए प्रोसेस करने का इंफॉर्मेशन देगा, डिस्क में स्टोर करने के लिए इंफॉर्मेशन देगा, ये सब जो देगा, ये क्या है, ये भी एक क्या है, हार्डवेयर को हैंडल कर रहा है, हार्डवेयर रिसोर्स को मैनेज कर रहा है, ठीक है। मेमोरी मैनेज कर रहा है, तो हार्डवेयर रिसोर्स को मैनेज कर रहा है। ये सब काम कौन देखता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम। ये पहले प्रीवियस क्लास में इसको हमने समझाया था। अब इसके लिए क्या क्या टेक्निक यूज करते हैं, location and geolocation and operating system of processor core, memory page, and various types of requirement that जो रिसोर्स हम यूज कर रहे हैं उसके लिए जो मेमोरी और लोकेशन, बाइनबिट से डेटा ट्रांसफर करने की बात होगी, या प्रोसेस का एलोकेशन जो हो रहा है, तो क्या का एलोकेशन एंड डिलोकेशन हो रहा है, उसको कहते हैं रिसोर्स का मैनेजमेंट। मतलब सीपीयू को दिए काम करने के लिए, रिलोकेशन का काम खत्म हो गया,
जो सीपीयू को फ्री कर दिया, तो डीलोकेट कर दिया, ताकि वो सीपीयू को दूसरा काम दिया जा सके। उसी तरह प्रिंट आउट निकाल रहे हैं, तो प्रिंटर रिसोर्स आप यूज कर रहे हैं हार्डवेयर, प्रिंट आउट निकालने के लिए दे रहे हैं, तो प्रिंटर को एलोकेट कर दिया, प्रिंटर का काम खत्म हुआ, मैसेज वहाँ पे डीलोकेट हो गया, फिर अगेन नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन उसको पास कर सकते हैं, तो फिर उसको वर्क को एलोकेट कर सकते हैं। ये क्या हुआ, मैनेजमेंट का है। ठीक है, इस टेक्निक में क्या क्या यूज करते हैं, बहुत सारा सारा टेक्निक कहिए कि हम पढ़ा चुके हैं। क्या टेक्निक यूज करता है, मेमोरी मैनेजमेंट करना है, जॉब का मैनेजमेंट करना है, सब अलग अलग टेक्निक है ना। कहीं वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट लगाएगा, कहीं शेड्यूलिंग का कॉन्सेप्ट लगाएगा, इस तरह का टेक्निक यूज करके उसको मैनेज करता है। जैसे एक टेक्निक है शेड्यूलिंग, शेड्यूलिंग पढ़े होंगे, है ना। शेड्यूलिंग क्या बताया था कि कोई भी जॉब प्रोसेस करने के लिए जब हम देते हैं, उसको मेंटेन करने के लिए किस कुछ किया जाता है, सीपीयू शेड्यूलिंग। सीपीयू जो काम करेगा, है ना, कैसे काम करेगा, इसके लिए शेड्यूल हम शेड्यूल बनाते हैं कि रेडी क्यू में कोई है प्रोसेस, तो कैसे कैसे प्रोसेस सीपीयू को प्रोसेस करने के लिए जाएगा, उसके लिए कॉन्सेप्ट बताया था शेड्यूलिंग का, जिसमें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेज जॉब फर्स्ट, पैरिटी शेड्यूलिंग, ये सब है कि नहीं। यहाँ तक कि डिस्क में भी शेड्यूलिंग है कि हेड को कैसे कम से कम मूव करना पड़े, है ना, कम से कम ट्रैक को मूव करना करे ताकि वो एक्सेसिंग फास्ट हो, उसके लिए भी शेड्यूलिंग टेक्निक दिया गया था। FCSS, SSS है ना, दिया दिया हुआ था, नहीं दिया हुआ था, स्कैन, C स्कैन, लूप, C लूप, ये सब भी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है डिस्क को एक्सेसिंग करने के लिए। ये है सीपीयू को कोई वर्क एलोकेट करते हैं, उसके लिए शेड्यूलिंग, कोई जॉब एलोकेट करते हैं, इसके लिए टेक्निक यूज करते हैं, ये भी शेड्यूलिंग यूज है। एक टेक्निक हम लोग अगर हम हार्ड डिस्क को यूज कर रखे हैं या मेमोरी में, मेमोरी में कोई प्रोसेसर है, प्रोसेस है, और उसको प्रोसेसर को लोकेट कर रहे हैं प्रोसेस करने के लिए, एक शेड्यूलिंग या टेक्निक के हेल्प से एक वर्क को हम मैनेज कर सकते हैं, जो कि आपने डिटेल में पढ़ा है, पढ़ाया गया है कि कैसे वो शेड्यूलिंग करता है डिस्क में और कैसे सीपीयू को प्रोसेस करने के लिए भेजा जाता है। ये ऑलरेडी पूरा डिटेल में पढ़ा है, कैलकुलेट करके दिखाया है कैसे 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 वो एलोकेट करता है, कौन ज़्यादा शेड्यूलिंग एल्गोरिथम कौन ज़्यादा समय लेगा, कौन कम लेगा, है ना, कौन फास्ट करेगा, कौन स्लो करेगा, समझा चुके। एक टेक्निक की इसका है और इस काम को करना है, ए वर्क को करने के लिए पॉलिसी होगा, ये वर्क करने के एक प्रिंसिपल्स होगा, डिफाइन कर दिया, और वो प्रिंसिपल जब उस तरह का वर्क आया, देन उस प्रिंसिपल को यूज करके उसको प्रोसेस कर दिया। एक पॉलिसीज भी एक टेक्निक इंप्लीमेंट करता है जो कोई वर्क को करने में, ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रोसेस करने में हेल्प करता है, जॉब को प्रोसेस करने में क्या करता है, पॉलिसीज इंप्लीमेंट करने, तो इसका पॉलिसीज प्राइजेशन करना, उसके लिए पॉलिसीज क्या होगी। ठीक है, ये सब बहुत सारा प्रिंसिपल्स बना दिया गया है जो यूज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम अपना वर्क को मैनेज, रिसोर्स को मैनेज करने के लिए। इसी तरह मल्टीटास्किंग, जैसे मोर देन वन टास्क है, तो मोर देन वन टास्क के लिए मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट डाल दिया गया, जो मोर देन वन टास्क को एक साथ परफॉर्म करके देगा। ये भी एक टेक्निक यूज किया, जब मोर देन वन टास्क एक बार काम करने की बात आएगी तो हम मल्टीटास्किंग का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करेंगे, और वहाँ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग अलाउ करेंगे उस वर्क को हैंडल करने के लिए। ये भी एक टेक्निक है, कब, जब जब मोर देन वन प्रोग्राम एक साथ रन कर रहा है, तब नहीं रन कर रहा है, इस टेक्निक का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, जो कि विंडोज में यूज करता है, जो मैंने मालूम ही है, यूनिक्स में यूज करता है, इसमें यूज करता है, सब यूज करता है, जहाँ पे मल्टी जॉब एक साथ रन करने के बाद, अगर आपका मोबाइल ही क्यों नहीं, एंड्रॉइड फोन है, उसमें भी मल्टीटास्किंग कॉन्सेप्ट आती है। ठीक है, मोर देन वन टास्क एक बार में आप करते हैं, गाना भी सुन रहे हैं, आपके बैक में गाना भी चल रहा है, वीडियो भी चल रहा है, आप आपका फ्रंट पे कुछ और काम भी कर रहे हैं, ऐसा भी होता है। वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट, वर्चुअल मेमोरी टेक्निक कहाँ यूज करता है, कहाँ बताए थे, जब आपका मेन मेमोरी फुल हो गया, है ना, क्योंकि मेन मेमोरी आपका ज़्यादा साइज नहीं होता डेटा स्टोर करने का, मेमोरी की लिमिटेशन होती है स्टोर करने का, है ना, जैसे 2 GB 4 GB 8 GB लिमिटेशन है, उससे ज़्यादा स्टोरिंग करने की बात आएगी तो हमको वहाँ पे जगह नहीं मिलती है, हम उसमें एक वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, जो डिस्क का कुछ पार्ट एज ए मेमोरी लेते हैं और एज ए मेमोरी यूज करके हम डेटा स्टोर करते हैं, तो आपके पास बहुत स्पेस बढ़ जाता है। जैसे आपका, जैसे मान लीजिए आपका डिस्क कैपेसिटी के अनुसार वो चेंज होते रहता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका 8 GB था और आपका 4 GB 8 GB और ले लिए वर्चुअल का, 10 GB वर्चुअल का यूज कर लिए, तो आपके पास मेमोरी एरिया बढ़ गया कितना, तो टोटल समझिए 18 GB का स्पेस बन गया और डेटा को एक्सेसिंग करना आसान होगा। तो वो कब करेगा, जरूरत पड़ेगा कब,
जब हम मेन मेमोरी जब फुल होता है, और ताकि वो फिर भी मेरा प्रोग्राम रन कर सके, फिर भी मोर देन वन प्रोग्राम लोड करें तो वो लोड हो सके, तो इसके लिए क्या करते हैं, वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। ये वर्चुअल मेमोरी टेक्निक है जो आपको मल्टीटास्किंग इन्वायरमेंट में मोर देन वन प्रोग्राम्स में लोडेड है उसको हैंडल करने में हेल्प करता है, ताकि मेमोरी कम आप करना पड़े, इससे पीछे मेमोरी का मैसेज नहीं है। ये कॉन्सेप्ट लाया किसका, वर्चुअल मेमोरी का। कॉन्सेप्ट समझाए थे कि आपका जितने भी एक्टिव प्रोसेस है वो मेमोरी में रखता है, इनएक्टिव प्रोसेस को वर्चुअल मेमोरी में ट्रांसफर कर देता है, और फिर जब जरूरत पड़ता है तो फिर मेमोरी में लोड होता है, देन प्रोसेस करता है, सीपीयू को प्रोसेस के लिए भेजता है। ये टेक्निक यूज करता है रिसोर्स मैनेज करने के लिए। दूसरा आपको बताया भी थे पेजिंग का कॉन्सेप्ट, यही पढ़ाए थे, पेजिंग एंड सेगमेंटेशन। इसका भी कॉन्सेप्ट यूज करता है आपको रिसोर्स मैनेज, खासकर कहाँ पे, मेमोरी मैनेजमेंट पे यूज करता है ना। कंटेंट्स को अलग अलग सेगमेंट में रखने के लिए और उस सेगमेंट से रेफर करने के लिए किसको यूज करता है, पेजिंग का कॉन्सेप्ट, है ना। ये वर्चुअल मेमोरी में भी आता है और मेन मेमोरी में कॉन्सेप्ट। इंटरप्ट का टेक्निक यूज करता है ना। इंटरप्ट टेक्निक क्या बताया थे, कोई भी प्रोसेस हार्डवेयर से भी इंटरप्ट हो सकता है। मान लो कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं और कुछ इस तरह का रिक्वायरमेंट आ गया कोई दूसरा रिसोर्स यूज करने का, बीच में वर्क को इंटरप्ट करके फिर दूसरे प्रोसेस के लिए हैंड ओवर कर दिए, रिसोर्स दूसरे को लोकेट कर दिए। ये भी टेक्निक यूज करके क्या करता है कि यदि कोई ऐसा रिसोर्स जो कई लोग कई कई जगह पे यूज होने जा रहा है, उसको पारिटी के बेसिस पे या रिक्वायरमेंट जैसा रिक्वायरमेंट के बेसिस पे एक यूज कर रहा है, उसको इंटरप्ट करके टेम्पोरली उसको रोक करके, टेम्पोरली होल्ड करके फिर दूसरे को हैंडल करने के लिए भेजें। इस तरह से वर्क को, एक ही रिसोर्स को मल्टीपल जॉब के लिए यूज कर सकता है इंटरप्ट करके, लेकिन जरूरत पड़ने पे, है ना। हर समय ऐसा नहीं हुआ कि इंटरप्ट कर देगा ना, जैसा रिक्वायरमेंट हो उसके बेसिस पे, जैसी जरूरत है उसके बेसिस पे वो काम कर सकता है। ये भी टेक्निक यूज करता है रिसोर्स को अपना ये मैनेज करने के लिए, ठीक है। मान एक ही रिसोर्स है 50 मिनट होना है, हम उसको भी टेक्निक लगाएंगे ना, तो एक ही हो सकता है कि अगर हम इंटरप्टिंग का कॉन्सेप्ट लगाएं, कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट लगाएं ताकि सभी लोग उसको यूज कर सकें। एक कॉन्सेप्ट इंटरप्ट का भी आता है। कूलिंग, है ना, कूलिंग का भी कॉन्सेप्ट आता है ना। किसके लिए, कोई भी एक्टिविटी को कर सकते हैं और क्लाइंट प्रोग्राम के साथ सिंक्रोनाइज करने की बात आई, तब कूलिंग का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। कोई भी एक्सटर्नल डिवाइसेस है, क्लाइंट प्रोग्राम के साथ सिंक्रोनाइज करना। क्लाइंट मतलब क्या, सोर्स आपका कहीं और है दूसरे प्लेस पे, और आप क्लाइंट कहीं और है दूसरे प्लेस पे, और दोनों को सिंक्रोनाइज करना है एक्सटर्नल डिवाइसेस को, उस केस में कूलिंग की जरूरत पड़ जाती है। ऐसे जरूरत इसकी नहीं पड़ती है। तो देखना है कि जैसे मान लीजिए आपका एक जहाँ से डेटा एक्सेस करना या हार्डवेयर जो एक्सेस करने जा रहे हैं, एक्सटर्नल डिवाइस जो एक्सेस करने जा रहे हैं, मान लो दूसरे प्लेस पे, मान लो दिल्ली में है, और इसको आप यहाँ से यूज कर रहे हो और उसको वहाँ पे चाहते हो कि यूज करना चाहते हो, तो दोनों का सिंक्रोनाइजेशन जो करेगा, क्लाइंट है पटना बैठा हो दिल्ली बैठा हो, दोनों को सिंक्रोनाइज करने का काम करेगा कौन, कूलिंग। एक टेक्निक लगा के सिंक्रोनाइज डिवाइस को सिंक्रोनाइज करके देन उसको डिवाइस को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंक्रोनाइजेशन में भी जरूरत पड़ जाती है किसका, कूलिंग का। ये सारा कह सकते हैं कि कह सकते हैं ये सारे टेक्निक्स हैं जो जिसके हेल्प से ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, रिसोर्स को मैनेज करता है, अगर वो हार्डवेयर रिसोर्स हो या सॉफ्टवेयर रिसोर्स की बात आ रही है। क्या क्या टेक्निक हुआ, शेड्यूलिंग हो गया, पॉलिसीज हो गया, मल्टीटास्किंग हो गया, वर्चुअल मेमोरी हो गया, पेजिंग हो गया, इंटरप्ट्स हो गए, ठीक है, पोलिंग हो गया। ये सब टेक्निक्स है जिसके हेल्प से रिसोर्स को वो ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। यही आपका रिसोर्स मैनेजमेंट है। पूछता है रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है, क्या इसकी टेक्निक्स है, ये पूछता है। रिसोर्स मैनेजमेंट मैनेज करने के ऑपरेशन क्या क्या टेक्निक फॉलो करता है, ये पूछता है, ठीक है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट बात आती है इसमें सिक्योरिटी में, क्या सिक्योरिटीज प्रोवाइड किया गया है कंप्यूटर्स में, कितने लेवल का सिक्योरिटी प्रोवाइड किया गया है ऑपरेटिंग सिस्टम के हेल्प से अपने कंप्यूटर में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ये सब बात करते हैं। नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी मेजर्स, इसको करते हैं। सिक्योरिटी क्या करता है बताइए, कोई भी अनऑथराइज्ड एक्सेसिंग को रोकने का काम कौन करता है, सिक्योरिटी, ठीक है। सिक्योरिटी ताकि आपका अनऑथराइज पर्सन आपका डेटा या इंफॉर्मेशन एक्सेस ना कर सके, इसके लिए सिक्योरिटी की कॉन्सेप्ट बात आती है। जैसे आप अपने सिस्टम में क्या करते हैं कि आप अनऑथराइज एक्सेसिंग ना हो तो अपने सिस्टम में यूजर आईडी पासवर्ड डाल देते हैं, यूजर एक बना देते हैं, उसका पासवर्ड से ऑथेंटिकेट कर देते हैं। अब क्या होगा, कोई यूजर आएगा
आपका लैपटॉप या सिस्टम ऑन किया तो पहले यूजर का लिस्ट आएगा, यूजर पे क्लिक करेगा तो पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड मांगेगा जब देंगे तब वो आगे बढ़ेगा। एक लेवल यहाँ हो गया। दूसरा लेवल है कि ये तो दूसरा लेवल है कि पहला लेवल समझ के मान चलिए कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम के साइड का है। हम अब चाहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से पहले उसको लॉक कर दें कि मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम भी कोई ऑन ना करे। ये तो ऑपरेटिंग सिस्टम से बात है। कोई ऐसा चाहता है कि नहीं मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट ही नहीं करता है, सिस्टम ही स्टार्ट ना करता है, सिस्टम ही लॉक है ना। ओपन करे तो ओपन जैसे बटन प्रेस करे पासवर्ड मांगे ओपन करने के, वो भी कर सकते हैं। सिस्टम का जैसा पार्ट नहीं होगा हार्डवेयर में कि वैसा लॉक कंप्यूटर में लगता है। अपना हार्ड लॉक लगता है ना, कि हार्डवेयर से लॉकिंग करेंगे हम लोग क्या यस सर। करेंगे उसके लिए हम अपने बायोस में जाएंगे, सिस्टम के बायोस में जाएंगे और वहाँ पासवर्ड सेट कर देंगे। पासवर्ड जब सेट कर देंगे वहां से तो क्या होगा, जब ओपन करेंगे तो पहले पासवर्ड आ गया तब आगे कोई वर्क होगा, पासवर्ड पर ही गलत हो गया तो वर्क नहीं होगा। उसको किसको क्या कहता है, बायोस में जाकर है ना उसको सेटिंग करते हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग सारा सेटिंग करते हैं, जैसे कहाँ से डेटा लोड होगा, बूटिंग प्रोसेस, बूटिंग कहाँ से होगा, बूट डेटा कहाँ से लोड करेगा, वो सारा हम वहाँ से सेट करते हैं। सेट क्या हो रहा है तब ये बूट करता है, ऐसे नहीं बूट करेगा। ठीक है, तो वहाँ से भी पासवर्ड चेंज कर दीजिएगा ना तो सिस्टम पासवर्ड हो गया। अब क्या हो गया ना, यस सर, सिस्टम ऑन करके F11 क्लिक करने पे उसी टाइम मांगता है अच्छा मांगता डालने है के लिए। वहाँ पे, वहाँ जाके वहीं से जाके चेंज यस होता सर। है। सब में अलग अलग सेटिंग होता है, सब F11 नहीं है, समझे ना। सब में अलग अलग चेंज हो जाता है कंपनी वाइज सेटिंग जाने का तरीका। कोई F2 कर देगा, कोई F11 कर देता है, इससे करके चेंज करता है, समझ में बात। तो कंपनी टू कंपनी सीमोस में इंटर करने का अलग अलग फंक्शन की बना देता है, जिसके हेल्प से जाएंगे आप और वहां से जाके पासवर्ड आप चेंज कर सकते हैं। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट नहीं हुआ, ये हार्डवेयर लॉकिंग सीमोस के थ्रू हुआ। हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कहाँ से करते हैं, पहला लॉकिंग यूजर लॉकिंग, यूजर पासवर्ड, यहाँ से ऑपरेटिंग सिस्टम का रोल शुरू होता है। लेकिन जो लॉक किए सीमोस वहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो ये भी हो सकता है लेकिन हम उसकी बात अभी नहीं करेंगे क्योंकि हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ऑथेंटिकेशन की बात करते हैं, है ना, न कि हम बात करेंगे हार्डवेयर जो लॉकिंग करते हैं उसकी बात करेंगे, लेकिन वहाँ से भी हो सकता है। तो सिक्योरिटी पहले क्या है, ऑथेंटिकेशन क्या है, कितने लेवल के ऑथेंटिकेशन करते हैं वो हम लोग बात करते हैं। सिक्योरिटी क्या है, सिक्योरिटी रेफर्स टू प्रोवाइडिंग अ प्रोटेक्शन system to protection system to computer system resources such as CPU, memory, disk, software program और most important data and information stored in the computer system, सबको आप लॉकिंग कर दिए। इसके लिए जो प्रोटेक्शन सिस्टम यूज करते हैं, है ना, जिससे आपका सिस्टम है ना लॉक हो गया, सिस्टम में हार्डवेयर रिसोर्स कोई यूज नहीं कर पाएगा, सीपीयू मेमोरी से कोई यूज नहीं कर पाए, है ना, कोई सॉफ्टवेयर यूज नहीं कर पाए, कोई डेटा यूज नहीं कर पाए। उसके लिए जो प्रोटेक्शन के लिए सिस्टम इम्प्लीमेंट करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंप्यूटर सिस्टम में इम्प्लीमेंट करते हैं उसको कहते हैं सिक्योरिटी। ठीक है, तो सिक्योरिटी इज अ प्रोटेक्शन सिस्टम जो आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में वो अनऑथराइज पर्सन को रिसोर्स एक्सेस करने से रोकने के लिए जो देते हैं, है ना, प्रोटेक्शन देते हैं, वो क्या कहलाता है, आपका सिक्योरिटी कहलाता है। ठीक है, यदि कोई if a computer program is run by authorized user then PC may cause several damage of computer and data store on it। हो सकता है ना, जब अनऑथराइज यूजर एक्सेस करेगा आपके प्रोग्राम को और ये सबको एक्सेस करेगा तो मे भी डेटा को लॉस भी कर सकता है। तो यदि प्रोटेक्शन आप नहीं देंगे तो डेटा लॉस हो सकता है। ठीक है, और भी अनऑथराइज एक्सेसिंग होगा या आप वायरसेस के थ्रू हो सकता है, या आपका मिलीशियस एक्सेस हो सिस्टम मेमोरी में, या वॉर्म हो, इस सब के थ्रू भी डेटा आपको लीक हो सकता है। इसके लिए सिक्योरिटी देना जरूरी है। तो सिक्योरिटी एक यूजर ही से काम नहीं चल जाएगा, हमको अदर सिक्योरिटी भी देना होगा। यूजर से तो लॉकिंग हो गया लेकिन आगे मान लो कोई वॉर्म आया या वायरस आया, उसकी प्रोटेक्शन के लिए सिक्योरिटी देना होगा। तो उसके लिए भी एक प्रोग्राम रखना होगा जो इस सबको रोक सके। अनऑथराइज यूजर को तो रोक दिया आप यूजर आईडी से, लेकिन आगे जो वायरस एंट्री ओपन हो गया ओएस और उसके बाद आप ही ओपन किए मान लीजिए, है ना, मतलब ऑथराइज यूजर ओपन किया। अब उसमें डर एक और है सिक्योरिटी का कि कहीं वायरस ना आ जाए, कहीं बॉम्ब्स ना ऐड हो जाए, है ना, कहीं स्पाईवेयर ऐड ना हो जाए, ये सब की बात है। उसको भी रोकने के लिए प्रोटेक्शन चाहिए, वो अगला लेवल। तो कई तरह का सिक्योरिटी आपकी जरूरत पड़ती है। एक, आपका कोई अनऑथराइज यूजर एक्सेस ना करे, दूसरी वायरस से प्रोटेक्शन की भी जरूरत पड़े, ये सब भी जरूरत आपको पड़ जाती है। उसके लिए
कि अलग से प्रोटेक्शन सिस्टम यूज करते हैं, वो भी क्या कहलाता है, सिक्योरिटी ही कहलाता है। अब भाई सबसे पहले ये ऑथेंटिकेशन क्या होता है ये जानते हैं आप लोग हैं, फिर भी ये बताते हैं। 3 तरह का इसमें बात आती है, पहला ऑथेंटिकेशन का, दूसरा आती है वन ऑथेंटिकेशन में आ जाएगा वन टाइम पासवर्ड क्या होता है वो बात आ गई, तीसरा होता है प्रोग्राम थ्रेड्स, ये सिस्टम थ्रेड्स भी होते हैं, ये आपका बॉम्ब्स वगैरह में करने के लिए होता है। अब इसके बाद तब बात करेंगे क्लासिफिकेशन का, इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। पहले ऑथेंटिकेशन समझाने जानते हैं आप लोग, मालूम भी है, फिर भी एक बार इसको रफली डिस्कस करते हैं। ऑथेंटिकेशन refers to the identifying each user of the system and associating the programs when those with those user with those users। क्या करता है, यूजर को आइडेंटिफाई करेगा जो लीगल यूजर है कि नहीं, तभी उसको प्रोग्राम को क्या करेगा, एग्जीक्यूट करने के लिए एसोसिएट करेगा, ऐसे एसोसिएट नहीं करेगा, है ना। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम टू क्रिएट एंड प्रोटेक्ट सिस्टम विच इंश्योर द यूजर हु रनिंग अ पर्टिकुलर प्रोग्राम इज ऑथेंटिक। यूजर रन करा रहा है ऑथेंटिक है, उसका वेरीफाई करने का काम कौन करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। इसके लिए जनरली ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, यूजर आईडी पासवर्ड कॉन्सेप्ट देता है, यूजर कार्ड का कॉन्सेप्ट देता है, यूजर एट्रीब्यूट्स एंड फिंगर प्रिंट्स ये सब का देता है, आई रेटिना का देता है, पैटर्न मैचिंग के लिए आई रेटिना से कर लेगा, सिग्नेचर आइडेंटिफाई करने के देगा, कई तरह का प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देता है ऑपरेटिंग सिस्टम अपने लेवल। अब रहिएगा कि इसमें सब आप बता दीजिएगा दूसरे को, पासवर्ड बता दीजिए, कार्ड किसी को दे दीजिए, तो भैया सब कुछ करेगा कि नहीं करेगा, आपने सिस्टम एंटर करेगा, कुछ भी करना है कर सकता है। तो ऑथेंटिकेशन कई तरह का देता है, अपने सब कितनी तरह का ऑथेंटिकेशन देता है। एक तो यूजर पासवर्ड हो गया, है ना, हर एक जो ऑथेंटिक यूजर है उसका एक यूजर एंड पासवर्ड हो, अपने यूजर नेम पासवर्ड से लॉगिन करेगा, तब जाके ऑथेंटिकेट करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम, तब उसको कोई प्रोग्राम रन करने की फैसिलिटी देगा, ऐसे नहीं देगा। अब लेकिन मान लीजिए आप अपने सिस्टम का पासवर्ड किसी और को बता दिए यूजर पासवर्ड, तो दूसरा भी इंटर कर सकता है, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का दोष ही नहीं है, ये आपकी दोष है, यूजर का दोष है, कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। दूसरी बात है कार्ड, यूजर कार्ड, है ना, एक कोई कार्ड बना दिया, एक पंच कार्ड इन स्लॉट, है ना, कार्ड स्लॉट में इंटर करेंगे, एक की जनरेट करेगा, है ना, और वो प्रोवाइड करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम को, तब जाके लॉगिन करेगा, ऐसा भी होगा, ऐसा होता है। देखिए बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन में जाइएगा तो आपको इस सिस्टम से लॉकिंग किया रहता है, वो सिस्टम को जोड़े रहता है ऑपरेटिंग सिस्टम से, क्या करता है, गेट में कार्ड इंसर्ट किया, गेट या कार्ड को स्वैप किया, तब गेट खुला। तो कैसे आइडेंटिफाई किया कि थोड़े गेट में कंप्यूटर लगा हुआ, नहीं, गेट में सेंसर लगा हुआ जो कार्ड को रिकॉग्नाइज करेगा, और ये सेंसर कनेक्टेड है किससे, कंप्यूटर से, आपका डेटा उस डेटाबेस में अवेलेबल है। देन वो कंपेयर किया, जो की जनरेट करके दिया गया वो की क्या उससे मैच कर रहा है, यस मैच कर रहा है, देन इसके बाद वो गेट ओपन होगा, ऐसे ओपन नहीं होगा, एक तरह का लॉकिंग भी हो गया। कि आप कोई भी सिस्टम तो कोई भी सिस्टम तो पहले कार्ड स्वैप करो कि अनऑथराइज्ड एक्सेस नहीं करेगा, लेकिन हाँ इसके पास वो कार्ड होगा वो कर सकता है चीजें। इसके लिए भी अगेन उपाय लिखा, अगेन क्या है, जैसे आप अगर क्या निकाल सकते हैं, जब क्योंकि आपकी दे दिए है तो कुछ नहीं करेगा, कार्ड आप हाथ में दे दिए है तो करेगा, इंटरफेस तो आगे बढ़ जाएगा। जैसे आप कैसे पैसा निकाल रहा है, कार्ड को डाले स्वैप किए और उसके बाद ऑथेंटिकेट करता है, यूजर के पास करता है वो लॉगिन करके निकाल करता है, ये करता है को ये कार्ड प्रोटेक्शन दिया गया है डेटा को एक्सेस रोकने के लिए, ठीक है। ये आपका बैंक वगैरह में भी यूज कर सकता है, बैंक में भी एटीएम में जनरली कार्ड सिस्टम यूज कर रहे हैं हम लोग, नहीं कर रहे हैं। और जब ऑथेंटिकेट करता है तब आप क्या करोगे, आपको एक पासवर्ड उसमें भी कार्ड नहीं दे देता है, अभी की कोई बता दो, है ना, एटीएम का कोड बता दो किसी को, तो क्या होगा, आपका एटीएम से कुछ भी कर सकता है। अब कहेगी फ्रॉड वाला आप ऐसा भी कर रहा है, फ्रॉड कि नहीं हो बता दें तो भी शेयर कर लेता है, कर रहा है ऐसा, बहुत सारा चीज ऐसा रहा है कि आप ही का लूप होल फाइंड आउट करके, है ना, और ये काम कर रहा है, और ऐसा कर रहा है, क्लोनिंग कर रहा है या कुछ करके कर रहा है, भी कर रहा है, ऐसा भी गड़बड़ कर रहा है। लेकिन आपको प्रोटेक्शन दिया है, सभी लोग उसके शिकार नहीं हो रहे हैं, जो आपका मिस हैंडलिंग करते हैं वही ज्यादा पकड़ा रहे हैं, ठीक है, जो केयर हैंडल नहीं करते वो ज्यादा पकड़ा रहे हैं। उसके अलावा और क्या दिया, यूजर एट्रीब्यूट्स, जैसे फिंगरप्रिंट यूजर का दे दो, आई का रेटिना का मैच करने का दे दो,
या सिग्नेचर दे दो, डिजिटल सिग्नेचर मैच करवा लो। ये सब भी एट्रीब्यूट्स यूज करके हम ऑथेंटिकेशन दे सकते हैं। ठीक है, ये ऑथेंटिकेशन का 3 तरीका बेसिकली हुआ, यूजर पासवर्ड, यूजर कार्ड एंड यूजर एट्रीब्यूट्स, जैसे फिंगरप्रिंट, जैसे आई रेटिना का, जैसे सिग्नेचर। जैसे आप अपने मोबाइल को लॉक किए रहते हैं, आप लॉक किए रहते हैं ना, पैटर्न बना के लॉक कर दिए, या तो आई रेटिना वाला नहीं दिया अभी मोबाइल में, लेकिन फिंगर टच वाला दे दिया, फिंगर से लॉक कर देते हैं। ठीक है, फिंगर से लॉक कर दिया, फिंगर टच करिएगा तब जाके वो ओपन हुआ, ऐसा भी होता है। या पैटर्न बना देते हैं, कोई शेप बना देते हैं, या कोड डाल देते हैं, ये 1 2 3 4 कोई भी। ये भी इतना भी यूज कर रहे हैं, ये सब एट्रीब्यूट अभी मोबाइल में हम लोग यूज कर रहे हैं, ये सब एट्रीब्यूट हम लोग कंप्यूटर में भी यूज कर रहे हैं। और भी कॉन्सेप्ट दिया है कि नहीं, रेटिना के थ्रू हुआ कि यदि हम फिंगर नहीं दे रहे, आपका आई को आइडेंटिफाई करेगा, आई के रेटिना को आइडेंटिफाई करके देन ओपन करेगा। ये सब प्रोटेक्शन, कई लेवल का प्रोटेक्शन है, सबका अलग अलग ऑथेंटिकेशन का अलग अलग यूज होता है। ये तो हो गया एट्रीब्यूट के बेसिस पे, कार्ड और की के बेसिस पे, एंड यूजर एंड पासवर्ड। ठीक है, हर एक कार्ड का की दिया रहेगा उसके बेसिस पे, या एट्रीब्यूट के बेसिस पे, या यूजर पासवर्ड के बेसिस पे। जैसे एटीएम कार्ड, आपका कार्ड की दोनों दिया रहता है, उसमें भी जरूरत पड़ गई ऑथेंटिकेशन में। यूजर पासवर्ड सिस्टम ओपन करके यूजर पासवर्ड की जरूरत पड़ती है। मान लो कोई टच स्क्रीन का मानो है आपके पास है, फिंगर प्रिंटिंग, या आपका कोई पैटर्न बना लीजिए, इससे भी लॉकिंग कर सकते हैं। कई एट्रीब्यूट के बेसिस पे भी हम ऑथेंटिकेशन दे सकते हैं। अब एक और है वन टाइम पासवर्ड, ये आप लोग जानते हैं, ये आप लोग को मालूम है। कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, उस ट्रांजेक्शन को ऑथेंटिकेट करने के लिए एक वन टाइम पासवर्ड देता है, जो सर्टेन टाइम इंटरवल तक वो वैलिड होता है और रैंडम जनरेट होता है। वो किसी को मालूम नहीं होता है, जहाँ से जनरेट करके आ रहा है उसको मालूम नहीं कि वो जनरेट करके क्या आ रहा है। ठीक है, अगला जनरेट हो गया, फिर रिक्वेस्ट दिया तो अगला जनरेट होकर रैंडम आएगा, इसलिए सिक्वेंसली नहीं आता कि इसका ये आया था अगला ये आ रहा है, दूसरे वाले का होगा, ऐसा नहीं हो सकता। वन टाइम पासवर्ड एडिशनल सिक्योरिटी के लिए दिया गया है, खास करके फिनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए खास करके दिया गया। ठीक है, सर तो वो सेंड करता कौन है ओटीपी? सिस्टम से जनरेट करता है, सिस्टम, यूजर को वहाँ बैठा नहीं रहता है, कंप्यूटर सिस्टम जनरेट करके देता है और सीधे एसएमएस आता है। वहाँ पे यूजर बैठा नहीं रहता है कि आप यहाँ से रिक्वेस्ट किए, आपका रिक्वेस्ट सुना और उसके बाद वो आपको जनरेट करके दे रहा है, ऐसा नहीं होता है, सब ऑटो जनरेटेड होता है। समझे बात, वो कंप्यूटर से कनेक्टेड है। जैसे ही आपका रिक्वेस्ट गया उस ओटीपी के लिए या कोई ट्रांजेक्शन किए, तो बैंक का जो सॉफ्टवेयर है वो आपको क्या करेगा, ओटीपी रैंडम जनरेट करेगा और आपको एसएमएस कर देगा, क्योंकि आपका मोबाइल नंबर वहाँ रजिस्टर्ड है। पहले ऐसा होता था क्या? पहले नहीं होता, मोबाइल रजिस्टर्ड नहीं था, कुछ नहीं होता था, लेकिन ये सब सिक्योरिटी प्रोवाइड किया। जब फ्रॉड बढ़ता गया तब ये सब सिक्योरिटी प्रोवाइड किया। तो वहाँ पे जो बैठा हुआ है सर्वर, तो उसको भी मालूम नहीं कि कहाँ जनरेट है, थोड़ी वो 24 आवर बैठा हुआ है वहाँ पे आदमी, तो जो जनरेट करके दे रहा है, ऐसा नहीं होता। यहाँ तक कि एटीएम का पिन भी जनरेट होता है, उसको मालूम नहीं होता एटीएम का पिन क्या जनरेट होने जा रहा है, वो रैंडम जनरेट होकर सिस्टम जनरेट करके देता है और आप पे वो डिस्पैच कर देता है। ठीक है, आपको डिस्पैच कर देता है। अब आप क्वेश्चन वहाँ पे किसी उठ सकता है कि वहाँ जो खुद से जनरेट करते हैं ना, अब ना जनरेट करते हैं, पहले क्या होता था, इन्वेलप में आता था एटीएम का कोड, नहीं आता था कि नहीं आता। अब क्या कर दिया है, उसमें क्या होते थे, उसमें भी चांसेस होते थे तो खोल को ओपन करके देख ले, लेकिन कार्ड देखने से क्या होगा, कार्ड तो उसके पास है ही नहीं। लेकिन जब उसको भी हटा दिया, वो एक्स्ट्रा, मतलब कहिए क्या कहिएगा, पोस्टल खर्च बढ़ रहा था, उसको भी हटा दिया। अब क्या कर दिया, एटीएम हाथ में दे दिया आपको, जाओ फर्स्ट ट्रांजेक्शन करना है तो उसी बैंक एटीएम में जाओ, कार्ड इंसर्ट करो, पिन जनरेट करो, अपना कर लो। अब ये सिस्टम दे दिया, पहले सिस्टम नहीं था। हम ही लोग के समय जिसमें एटीएम की बात करते हैं, अब तो आपको बहुत चेंजेस कर दिया। हम बात करें एटीएम की कब, जब हम लोग आया था नया नया, कोर बैंकिंग चेंज किया था और एटीएम से नया नया जुड़ा था 2002-3 में, 3-4 की बात कर रहे हैं, 4 ही, हाँ 4 या 5 में दिया था हम लोग को। वहाँ क्या किया था, वहाँ पे हम लोग को एक पासवर्ड आया, इन्वेलप में पैक होकर आया, पोस्ट होकर आया, और देन हम लोग उसमें से पासवर्ड लिए, देन बाद में जाके उसको चेंज करने कहा था तो चेंज कर दिया। लेकिन अब ऐसा होता है क्या? नहीं। अब कार्ड इंसर्ट करते हैं नया एटीएम का और अपने से पिन जनरेट करिए और काम कीजिए। अब और भी दिया है, अब और भी क्या दिया है आपको, और भी अभी प्रोटेक्शन दे दिया है। वन टाइम पासवर्ड का बहुत अच्छा फैसिलिटी ले रखा है। अभी आपको दिया है, एसबीआई ने दिया है, पैसा निकालना है एटीएम कार्ड लेके मत जाओ, योनो का कॉन्सेप्ट दिया है, योनो कैश। आप क्या करो, अपने मोबाइल पे योनो ऐप इंस्टॉल कर लो, ठीक है, सब हो गया, पासवर्ड सब अपना कॉन्फ़िगर कर लो योनो ऐप का पूरा डिटेल देके। अब क्या करिएगा, ट्रांजेक्शन निकालना है, मोबाइल आपके पास होना सिर्फ होना चाहिए जिसपे योनो ऐप इंस्टॉल है और आपका नंबर जिससे अकाउंट लिंक है। अब क्या करिएगा, उसको
आप वहाँ से जनरेट कर लीजिए पिन, हमको 5,000 रुपया निकालना है, पिन जनरेट कर लीजिए। अब जाइए एटीएम जहाँ पे योनो सपोर्टेड एटीएम है उसमें योनो को टच कीजिए, टच कीजिएगा तो वहाँ से आपका पिन मांगेगा, पिन मांगेगा, जो पिन आपका जनरेट हुआ उस अमाउंट के लिए, ठीक है। और उस अमाउंट का पिन दिए आपने तो इतना अमाउंट अपने आप निकल गया, कार्ड ले जाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। फैसिलिटी दे दिया है, एसबीआई ने फैसिलिटी दे दिया है और यूज भी कर रहे हैं सब लोग, हम भी यूज करते हैं उसको। इससे फायदा क्या होता है, कार्ड ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक, क्या सर हुआ क्या बताया, एक बार फिर से बता देना सर। इसमें क्या होता है, अभी देखिएगा एसबीआई में अभी हम लोग एटीएम लेके जाते हैं ना, पैसा निकालने जाते हैं, एटीएम लेके गए, एटीएम मशीन में डाले और पैसा निकाले, ये नहीं करते थे, अभी यही कर रहे हैं हम लोग। लेकिन एसबीआई ने भी नया सिस्टम क्या लागू किया, बहुत नया, क्या 1-1.5 साल पहले से लागू किए हुए, एक साल हो गया, और दिन बढ़ता गया, प्रोटेक्शन बढ़ाता चला गया। क्या किया, आगे जाके एसबीआई क्या कर रहा है, कार्ड किसी को नहीं भेजेगा एटीएम कार्ड, सबको स्टॉप करने जा रहा है एटीएम कार्ड, नया पॉलिसी जो अप्लाई कर रहा है वो, और सब योनो से ट्रांजेक्शन करवाएगा। इसमें क्या होता है कि आपको कार्ड की जरूरत नहीं, कार्डलेस ट्रांजेक्शन होता है। क्या हुआ, आप एसबीआई का योनो ऐप होता है, ठीक है, योनो ऐप, उस योनो ऐप को डाउनलोड कर लो अपने मोबाइल में, जो रजिस्टर्ड मोबाइल है उसमें, जो नंबर बैंक में रजिस्टर्ड है, ठीक है, उस योनो को YONO योनो ऐप है, उसको डाउनलोड कर लीजिए। उसको डाउनलोड कीजिएगा ना तो आपका क्या होगा, डाउनलोड करने के बाद कन्फिगर कर दीजिए। अब आपको ट्रांजेक्शन करना है, मान लो कि पैसा निकालने जा रहे हैं एटीएम से, तो क्या करेंगे, कार्ड लेके नहीं जाएंगे, यहाँ पे ऑप्शन उसमें आता है योनो कैश, योनो कैश सेलेक्ट कीजिएगा तो आपसे पूछेगा अमाउंट, कितना अमाउंट आपको निकालना है, दे दिया आपने, दे दिया कि नहीं हमको 5,000 निकालना है, 5,000 सेलेक्ट कर दिए तो एक ओटीपी आपका मैसेज आपका आपके मोबाइल पे आएगा उस ट्रांजेक्शन के लिए, है ना, ओटीपी आया। अब उस ओटीपी को आधे घंटे के लिए वैलिड है, आधे घंटे में ओटीपी आपका कोई काम नहीं करेगा, ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुआ, ओटीपी खत्म, या आधे घंटे बाद अपने आप खत्म। आधा घंटा आपको टाइम देता है जिसमें एटीएम मशीन पे जाइए, पैसा निकालिए, खत्म हुआ आधा घंटा, फिर से पिन जनरेट कीजिए, ऐसे नहीं होगा, फिर ओटीपी आएगा तब आप जनरेट कीजिएगा। अब क्या कीजिएगा, कैसे पैसा निकालिएगा, आप जनरेट कर लिए, पिन जनरेट, आपका मैसेज भी आ गया, ओटीपी भी आ गया आपका उस अमाउंट के लिए जो अमाउंट का ट्रांजेक्शन करना है। अब क्या जाइएगा, जाइए एसबीआई के एटीएम में, अब एसबीआई का सारा एटीएम में जाइएगा तो देखिए लिखा रहता है योनो सपोर्टेड, अब वहाँ पे स्क्रीन पे योनो भी आता रहता है, मेन स्क्रीन पे एटीएम वाला स्क्रीन पे। अब आप सिलेक्ट क्या कीजिए, योनो को टच कीजिए, योनो को जैसे टच कीजिएगा तो आपको वहाँ से मांगेगा कोड, वो कोड कौन सा कोड, जो उस अमाउंट के लिए जनरेट होकर आया आपका, ठीक है। अब वो कोड डालिएगा तो अपने आप पैसा निकल जाएगा, आपको एटीएम वगैरह स्वेप करने की जरूरत आपको नहीं पड़ी। तो एटीएम का क्लोनिंग कर पाएगा कोई नहीं क्लोनिंग कर पाएगा, क्योंकि आप तो वहाँ पे एटीएम डाल ही नहीं रहे, तो क्लोनिंग कैसे कर पाएगा, और फ्रॉड से आप बच सकते हैं। ये सब वन टाइम पासवर्ड आने से ना ये सब कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करना आसान हो। यदि वन टाइम पासवर्ड का कॉन्सेप्ट नहीं रहता तो ये कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट करने में दिक्कत हो। और भी देख रहे हैं एसबीआई क्या किया है, नया लॉकिंग क्या किया है कि 10,000 जैसे ही आपका अमाउंट हुआ एटीएम में निकालने के गए, 10,000 निकाले तो 10,000 आपके एटीएम में तभी निकलेगा जब आप उसका पिन कोड डालेंगे। तब 10,000 से कम है तो पिन कोड डालें, फिर एक कोड जनरेट करके देता है, जैसे ही 10,000 आप इंटर कीजिएगा तो आपके मोबाइल पे कोड आएगा, बिना कोड डाले पैसा 10,000 नहीं निकल सकता, 10,000 और 10,000 से ऊपर नहीं निकल सकता, लेकिन 9,999 तक बिना पिन का निकल सकता है। अभी ये नया लॉक किया है, 5-6 महीना पहले से इम्प्लीमेंट किया है इसमें कि 10,000 से ऊपर निकालना है तो आपको निकलेगा, लेकिन आपको कोड आपके जाएगा मोबाइल पे, ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को जब इंटर करेंगे तब पैसा निकलेगा 10,000 से, 10 और 10,000 से ऊपर। लेकिन 10,000 से कम निकालना है तो ओटीपी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इससे फायदा क्या हुआ, तो फ्रॉड आपका लेता है एटीएम, मान लीजिए क्लोनिंग कर लेता है तो मैक्सिमम 10,000 एक बार में निकालेगा, ठीक है, उससे ज़्यादा निकाल नहीं करेगा। मान लीजिए एक बार ट्रांजेक्शन निकाला, आपको पता चल गया तो आप लॉक भी करवा सकते हो, है ना। 10,000 से ऊपर निकालना चाहेगा तो क्या करेगा, उसको पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड उसके जाएगा ही नहीं, आपके मोबाइल पे आएगा तो आपको पता चल जाएगा फ्रॉडीज मोबाइल, कार्ड को लॉक कराइए तुरंत में सबसे पहला, और आप फ्रॉड से बच सकते हो। और तुरंत बैंक को इन्फॉर्म करिएगा ना तो बैंक क्या होता है, तुरंत उसके अकाउंट में पैसा नहीं जाता है फ्रॉड के अकाउंट में, तो बैंक उसके तुरंत इंक्वायरी करेगा और उसका फिर वापस अकाउंट में आ जाएगा पैसा। लेकिन आप उसको 10 दिन के बाद जाइएगा, है ना, तो कुछ नहीं होगा। जैसे फ्रॉडीज में आपके साथ हुआ, कंप्लेन तुरंत करो, तुरंत मतलब सेम डे में कंप्लेन करो, 1 घंटे भी वेट मत करो, तुरंत कंप्लेन करो, देखिएगा उसका ट्रांजेक्शन लॉक होगा और फिर रिटर्न बैक आपका पैसा आएगा। लेकिन हम लोग ये नहीं करते हैं, हम लोग हो गया फ्रॉडीज में और सोचते रहते हैं,
सबसे पहला काम प्रोटीन हुआ, कार्ड ब्लॉक करो, कंप्लेन दर्ज करो कि ये मेरे साथ हो गया है, देन उसके बाद तुरंत एक्शन लेगा, और देन उसका वापस आपका पैसा वापस भी आ जाएगा 3-4 दिन में, और जो फ्रॉड किया है ज़्यादा 1 सप्ताह में वापस कर देंगे, यही बता देते आप। तो वन टाइम पासवर्ड से क्या फ़ायदा मिला कि ये सब टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने में जितना हम बता रहे हैं ये भी फ़ायदा आपको मिला। ये रैंडम नंबर जनरेट होता है, ये आपका क्या होता है, एक सीक्रेट की होता है जो आपके मोबाइल पे आता है, रजिस्टर नंबर का उस पर आता है, ठीक है। सम कमर्शियल एप्लीकेशन के लिए भी हम वो पार्ट यूज करते हैं, ठीक है। जैसे सम कमर्शियल एप्लीकेशन सेंड वन टाइम पासवर्ड यूजर ऑन रजिस्टर मोबाइल ईमेल, ये सब दिया जाता है कि नहीं, नेटवर्क के थ्रू ये ट्रांसफर किया जाता है। और एक क्या होता है, सर्टेन पीरियड के लिए वैलिड होता है, और एक की सीक्रेट की कहलाता है, समझ में आएगा, और रैंडम जनरेट होकर आता है, इसको क्या कहेंगे हम लोग, OTP, वन टाइम पासवर्ड। नेक्स्ट है आपका प्रोग्राम थ्रेड्स, ठीक है, थ्रेड्स जानते ही हैं, है ना। ऑपरेटिंग प्रोसेस एंड कर्नल डू द designated task as instruction, जो इंस्ट्रक्ट करेंगे उसका काम करेगा। इफ यूजर प्रोग्राम मेड दिस प्रोसेस बाय डू malicious task टेक नोन एज प्रोग्राम थ्रेड्स। अब जो करने के लिए दे रहे हैं और कर रहा है कुछ और, है ना, तो समझिए कि कुछ ना कुछ इसमें थ्रेड्स आ गए, कुछ ना कुछ ऐसा प्रोग्राम इंटर कर गया है जो आप कर रहे हैं कुछ, करके दे रहा है कुछ, उसको कहते हैं प्रोग्राम थ्रेड्स, ठीक है। प्रोग्राम थ्रेड का एग्जाम्पल क्या है, बेसिक देख लीजिए। The common example of program thread is a program installed in a computer which can store and send user credential via network to some hackers. Following list of some well-known program threads. क्या क्या हुआ, ट्रोजन्स, हैकर्स आपको भेज दिया, है ना, कंप्यूटर में एक प्रोग्राम, और उससे उससे आपको क्या हुआ, आपका क्रेडेंशियल, आपका इंफॉर्मेशन, आपका कह सकते लीगल डेटा वहाँ शेयर हो गया, यूजर आईडी पासवर्ड शेयर हो गया, कुछ हो गया, आपका क्या करेगा, सिस्टम में किसी तरह का आपका अनऑथराइज एक्सेसिंग करेगा, और किसी तरह का डिस्ट्रक्टिव काम हो सकता है। जैसे वायरसेस कहते हैं ट्रोजन हॉर्स, ट्रैप ड्रॉप, लॉजिक बॉम्ब, वायरस, ये सब क्या है, ऐड हो जाता है। अननोन प्रोग्राम जो ऐड हो जाते हैं आपके प्रोग्राम में, इंटर कर जाते हैं, वो क्या कहलाएगा, आपका थ्रेड्स कहलाएगा, तो कहेंगे प्रोग्राम थ्रेड्स। ये क्या करता है, ट्रोजन हॉर्स क्या करता है, ये भी ट्रोजन हॉर्स क्या है, ये भी एक प्रोग्राम ही है जो डिस्ट्रक्टिव काम कर रहा है, वो भी वायरस एक प्रोग्राम है लेकिन वो कंस्ट्रक्टिव नहीं डिस्ट्रक्टिव काम कर रहा है। वो क्या करता है, देखिए ट्रोजन हॉर्स का काम क्या है, ये प्रोग्राम का क्या क्या है, ट्रैप करता है यूजर लॉगिन को, यूजर लॉगिन क्रेडेंशियल को, स्टोर देम, सेंड टू malicious यूजर, जो 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 प्रोग्राम जिसने भेजा था उसके सर्वर पे ट्रांसफर कर देता है, उसको सर्वर पे सेंड कर देता है, क्योंकि आप नेट से कनेक्ट हो गए, नेट से कनेक्टेड नहीं है तो ये सब इशू नहीं आएगा, नेट से कनेक्ट हुए, नेटवर्क से कनेक्ट हुए, ट्रांसफर कर देगा, जो malicious प्रोग्राम जिसने लिखा था, जो जिसके थ्रू आपके सिस्टम एंटर किया प्रोग्राम के थ्रू, डायरेक्ट आपका क्रेडेंशियल्स उसके यहाँ ट्रांसफर होने लगेगा, आपका यूजर आईडी पासवर्ड सब उसके यहाँ जाने लगेगा, और आपके कंप्यूटर में एंटर करेगा, और जो भी करना है वो करता रहेगा। नेक्स्ट क्या है, इसका ट्रोजन हॉर्स का काम यही होता है, यूजर क्रेडेंशियल को चोरी करना इसका काम है। नेक्स्ट है ट्रैप डोर। ट्रैप डोर क्या करता है, ये प्रोग्राम इज डिजाइन टू वर्क as a unit, it work as required, have a security hole in the code to perform illegal action without knowledge of user, है ना, इसको क्या कहते हैं, ट्रैप डोर। मतलब आपको बताए बिना क्या हुआ, आपके सिस्टम में इन कर दिया, और आपके सिस्टम में डिस्ट्रक्टिव काम करना शुरू कर दिया, तो कहते हैं ट्रैप डोर, है ना। एक क्या हो सकता है, आपका जो सिस्टम उसमें कुछ लूपहोल्स खोजेगा, देन वो इंटर करेगा, उसको कहते हैं ट्रैप डोर। आपको बिना बताए इंटर कर गया और आपका क्या किया, इंफॉर्मेशन को शेयर करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट है लॉजिक बॉम्ब। लॉजिक बॉम्ब क्या है, इधर सिचुएशन व्हेन अ प्रोग्राम मिसबिहेव ओनली व्हेन सर्टेन कंडीशन में, अदरवाइज जीनियसली वर्क करता रहे, ठीक है। जिसे कोई स्पेसिफाइड वर्क करेगा रहा तो कुछ अदर टाइप का काम करने लगेगा, तो समझिए इसमें लॉजिक बॉम्ब थ्रेड्स आ गए। लेकिन अब कुछ काम छोड़, उस काम को छोड़ दूसरा काम कर रहे हैं, सही काम कर रहे हैं, तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगी, तो सही काम कर रहा है फिर इसमें कैसे ऐसे कर रहा है, तो समझिए कुछ थ्रेड उसमें है जिस कारण स्पेसिफाई काम कर रहे हैं तो ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो समझिए कि उसमें कुछ है चक्कर, एक्स्ट्रा कुछ कोडेड ऐड हो चुका है, प्रोग्राम ऐड हो चुका है जो आपको डिस्ट्रक्टिव काम कर रहा है। वायरस तो जानते हैं, वायरस भी एक प्रोग्राम ही है जो डिस्ट्रक्टिव काम कर रहा है, फाइल को डैमेज कर देगा,
यूजर फाइल को मॉडिफाई कर देगा, कैश सिस्टम को मॉडिफाई कर देगा, है ना, सिस्टम को स्लो कर देगा, मेमोरी में बहुत सारी इंफॉर्मेशन को लोड कर देगा, एक्स्ट्रा लोडेड जो नहीं करना चाह रहे वो भी लोड हो जा रहा है, एक्सेस भी स्लो हो जा रहा है। ये काम कौन करता है? वायरस। ये भी एक थ्रेड ही है। ये सारा जितना भी बताया सब एक प्रोग्राम है ना, लेकिन ये प्रोग्राम कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम नहीं है, डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, इसलिए इसका थ्रेड्स नाम दिया गया। और वो सारा थ्रेड्स क्या है? प्रोग्राम थ्रेड्स है, जो हम आप जैसा प्रोग्रामर ही लिखता है, जो डिस्ट्रक्टिव काम करने के लिए लिखता है, ठीक है। और उसको हटाता कौन है? एंटीवायरस। तो कंस्ट्रक्टिव काम कर दिया एंटीवायरस, और डिस्ट्रक्टिव काम कौन किया? थ्रेड्स, ठीक है। एंटी थ्रेड्स डालिए और काम कीजिए। सिस्टम, ये तो हो गया कौन? प्रोग्राम थ्रेड, इसको कहते हैं प्रोग्राम थ्रेड्स। अब भाई सिस्टम थ्रेड, सिस्टम थ्रेड क्या है? जैसे बॉम्ब, पोर्ट स्कैनर, पोर्ट स्कैनिंग, ये सब हो गया, क्या कहलाएगा? ये सब आएगा सिस्टम थ्रेड। सिस्टम थ्रेड रेफर्स to misuse of system services and network connections to put use in trouble। मतलब नेटवर्क का कनेक्शन या सिस्टम सर्विसेज ट्रबल में डाल दे जाएगा तो कहते हैं सिस्टम थ्रेड्स। सिस्टम कैन बी यूज टू लॉन्च अ प्रोग्राम थ्रेड्स ऑन ए कंप्लीट नेटवर्क कॉल्ड प्रोग्राम टास्क ना, प्रोग्राम अटैक, ठीक है। ये क्या करेगा? सिस्टम थ्रेड क्या करेगा? आपका मिसयूज करेगा सिस्टम सर्विसेज को, नेटवर्क कनेक्शंस को मिसयूज करेगा, और मिसयूज करके आपको जो काम आप करना चाह रहे हैं वो काम नहीं करके, वो काम हो ही नहीं पा रहा है आपका, कुछ दूसरे तरह का डिस्ट्रक्टिव काम हो रहा है, ठीक है। तो आपका क्या किया? सिस्टम के जो रिसोर्स है ना, सर्विसेज, उसको ये यूज कर लेता है कौन? सिस्टम थ्रेड, ठीक है। प्रोग्राम थ्रेड हुआ कि फाइल को इन्फेक्ट ये सब वो कर रहा है, ये क्या करेगा? सिस्टम को ही क्या करेगा? वो मिसयूज करना शुरू करेगा। जैसे आपका हुआ बॉम्ब। Bomb is a process which can be choke down the system performance by using system resource to extreme level। कोई भी सिस्टम रिसोर्स को एक्सट्रीम लेवल पे पहुंचा दिया, सिस्टम स्लो हो गया, आपका काम ही नहीं कर रहा, ठीक है। तो एकदम सिस्टम को लगेगा कि एकदम बहुत स्लो काम कर रहा है, एक कौन काम करेगा? बॉम्ब, ठीक है। बॉम्ब प्रोसेस जनरेट्स इट्स मल्टीपल कॉपी where each copy use system resources prevent all other process to get required resources। मतलब क्या हुआ? एक का कई कॉपी यूज कर देगा, तो लगेगा कि एक ही रिसोर्स एक ही वर्क के लिए कई रिसोर्स को यूज करता जा रहा है, और जो रिसोर्स यूज करना चाह रहा है उसके लिए वो नहीं कर रहा है। एक देता कौन करता है? एक ही का रिप्लिकेशन कर देता है, ठीक है। और क्या करता है? रिसोर्स को जैम कर देता है, वो रिसोर्स को दूसरे के लिए यूज करने नहीं देता है, तो क्या कहलाएगा? बॉम्ब कहलाएगा, ठीक है। बॉम्ब हो गया। पोर्ट स्कैनर, ये भी है, जो हैकर पोर्ट को स्कैन करके आपके सिस्टम एंटर कर सकते हैं, हो गया पोर्ट स्कैनिंग, है ना। जब नेटवर्क में अटैच करते हैं हम लोग, नेटवर्क से जुड़े रहते हैं, तो वो पोर्ट से एंटर करके, जिससे जिस नेटवर्क कम्युनिकेशन से एक्सेस हो रहा है डेटा मेरा, उसके थ्रू एंटर करके आपका डेटा एक्सेस करते हैं। ये भी आपका सिस्टम ही ट्रेड होगा, समझ गया? मतलब हार्डवेयर थ्रू एंटर कर रहा है आप, ये भी सिस्टम थ्रेड से होगा, ठीक है। ये सब सारा बेसिकली क्या कहलाएगा? सिस्टम थ्रेड्स का, ठीक है। अब एक कंप्यूटर का सिक्योरिटी कितने में क्लासीफाई किया है? देखिए, पहला टाइप ए, टाइप बी, ठीक है, एक टाइप सी, तीन तरह का। एक टाइप डी है, लोएस्ट लेवल सबसे माना जाता है। टाइप ए में क्या होता है? ये हाईएस्ट लेवल, यूजर यूजेज फॉर्मल डिजाइन स्पेसिफिकेशन एंड वेरिफिकेशन टेक्निक, ग्रांट हाईएस्ट डिग्री एजम्पशन ऑफ प्रोसेस सिक्योरिटी। सबसे हाईएस्ट लेवल सिक्योरिटी आपका किस में आएगा? टाइप ए में। मतलब बहुत तरह का वेरिफिकेशन टेक्निक लगा दिया गया, तभी वो ग्रांट करेगा, है ऐसे आपको एंट्री करने की परमिशन नहीं देता। निकला टाइप ए का सिक्योरिटी। टाइप बी क्या करता है? टाइप बी प्रोवाइड मैंडेटरी प्रोटेक्शन सिस्टम, उसको हाईली लगा दिया। मैंडेटरी प्रोटेक्शन सिस्टम जो जरूरी है, हैव ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लास C2 सिस्टम, है ना, अटैच टू सेंसिटिविटी लेवल ऑफ ईच ऑब्जेक्ट। जैसे इसमें क्या हुआ? B1, इसमें 3 टाइप्स का होगा, B1, B2, B3। B1 क्या करता है? मेंटेन द सिक्योरिटी लेवल ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इन द सिस्टम। लेवल इज यूज फॉर मेकिंग डिसीजन टू एक्सेस कंट्रोल, ये एक्सेस कंट्रोल के लिए किया। और दूसरा क्या? बी क्या करेगा? एक्सटेंड द सेंसिटिविटी लेवल इस सिस्टम रिसोर्सेज such as storage, object support, support converted channel, auditing events, ये सब कुछ जब मेंटेन करना होता है, इसलिए बी लेवल सिक्योरिटी लगा दिया। B3 लेवल क्या कहते हैं? अलाउ क्रिएटिंग लिस्ट एंड यूजर ग्रुप टू एक्सेस कंट्रोल, ग्रांट एक्सेस एंड रिवोक एक्सेस
टू गिवन नेम्ड ऑब्जेक्ट, मतलब वो यूजर के लिए जो परमिशन ग्रांट करते हैं हम, वो क्या एक्सेस करेगा क्या एक्सेस नहीं करेगा, ये B3 लेवल का सिक्योरिटी है। टाइप बी में भी B1 B2 B3 कई लेवल का सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाता है। इसी तरह सी, टाइप सी में भी कई तरह का प्रोटेक्शन दिया गया, C1 एंड C2, ठीक है। It provide protection and user accountability using audit capabilities। क्या क्या हुआ, सी दो तरह का इसमें दिया गया, C1 एंड C2। ये क्या करता है, C1 कंट्रोल क्या करता है, एक कंट्रोल क्या करता है, कंट्रोल्स incorporates control so that user can protect their private information and keep other user from accidentally reading deleting their data। जैसे यूनिक्स वर्जन में इसके लिए क्या लगा देता है, मोस्टली C1 क्लास का प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। C2 में क्या हुआ, एड एंड एड्स क्या करता है, एड्स एंड इंडिविजुअल लेवल एक्सेस कंट्रोल कैपेबिलिटी इधर स्विच निकाला है आपका C2 लेवल। अब जैसे मान लीजिए आप अपने फाइल में किसी तरह का प्रोटेक्शन देते हैं कि वो रीड करेगा कि राइट करेगा क्या करेगा दूसरे यूजर को लिए, तो C2 लेवल का प्रोटेक्शन है। एक तो हो गया कि रीडिंग राइटिंग के लिए आपने परमिशन दे दिया, वो हो गया अलग हो गया C1 लेवल। और C2 क्या हो गया आपका, अदर अपने लेवल से और भी एक्सेस कंट्रोल के लिए कोई प्रोटेक्शन दे रहे हैं, वो C2 लेवल प्रोटेक्शन का है। और सबसे लो लेवल लोएस्ट लेवल प्रोटेक्शन क्या है, टाइप डी, जो फॉलो करता है कौन, डॉस, कोई प्रोटेक्शन नहीं है, सब ओपन कर सकता है। विंडो 3.11 ये सब पहले आता था, अब नहीं आया। ये सबसे मिनिमम प्रोटेक्शन देता है कौन, इधर टाइप डी, इधर लोएस्ट लेवल प्रोटेक्शन, इसमें किसी तरह का प्रोटेक्शन समझ ही नहीं है, इजीली आप एक्सेस कर रहे हो डेटा को। ये हो गया टाइप डी लेवल सिक्योरिटी, जो कि डॉस में आपका विंडो 3.11 में एक कैटेगरी में आता है जहाँ पे मिनिमम लेवल प्रोटेक्शन होता है, जो कि आजकल ये यूज नहीं हो रहा है, टाइप डी की बात ही नहीं होगी। लेकिन हाँ कैटेगरी है आपका, कौन कौन सा है, A B C एंड D, तो 3 तरह का प्रोटेक्शन कैटेगरी है, सिक्योरिटी क्लासिफिकेशन है जो कि क्लासिफाइड किया गया है यूएस डिपार्टमेंट, कौन सा, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, ये डिसाइड किया है A B C D 3 क्लासिफिकेशन किया है सिक्योरिटी के लेवल्स को, ठीक है, टाइप्स को। क्या हुआ है, ये है आपका बेसिक सिक्योरिटी का आपका ये आपका कंटेंट सिक्योरिटी कैसे कंप्यूटर में प्रोवाइड किया जाता है, समझ में आए बात। ये है आपका सिलेबस का पार्ट था, सबसे लास्ट पार्ट यही था जिसको हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। इसका पीडीएफ हम भेज देंगे, देख लेते हैं कहाँ तक पीडीएफ आपका गया है, बाकी सारा पीडीएफ हम भेज देंगे, है ना। डिस्क मैनेजमेंट वगैरह नहीं फाइल गया है, मैनेजमेंट लास्ट भेजे थे। हाँ डिस्क मैनेजमेंट नहीं गया है, वो हम भेज देंगे, आज ये दोनों भेज देते हैं, समझ में। डिस्क मैनेजमेंट भी भेज देते हैं, आपका ये क्या रिसोर्स एलोकेशन वाला भेज देते हैं, और सिक्योरिटी वाला भेज देते हैं, समझ, तीनों अभी हम भेज देते हैं सर को आपका, है ना, सब भेज देंगे आप लोग, ठीक है ना, क्लियर। तो सर ऑपरेटिंग सिस्टम का खत्म हो गया सिलेबस खत्म हो सारा? गया ऑपरेटिंग सिस्टम का सारा सिलेबस, देखो एक एक पार्ट मिलाओगे तो सब पार्ट पढ़ा दिए, समझ में आए बात, एक एक पार्ट पढ़ा दिए, उसमें से एक एक पार्ट का समझिए करीब पीडीएफ प्रोवाइड कर दिए हैं। अब आपकी ड्यूटी है उसको पढ़िए, टॉपिक वाइज पढ़िए, नोट्स बनाइए, समझिए, करिए, ठीक है ना, आपका फर्ज बनता है। आप नहीं करोगे आपको झेलना पड़ेगा, समझ में आपने। चलिए अब नेक्स्ट क्लास ओके में, सर। नेक्स्ट क्लास की बात ही नहीं करते हैं, लास्ट क्लास में अब हम आपको पीडीएफ भेज देते हैं, भेज देंगे, ठीक है, सब भेज देंगे आपको, ठीक है। चलिए स्टॉप करते हैं शेयरिंग, क्लास में पढ़िए, मेहनत से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, आगे बढ़िए, है ना। जब तक मन से नहीं पढ़ेगा तब तक आगे नहीं बढ़ पाएगा कोई भी कोर्स। मेरा ये लास्ट यही कहना है आप लोग को, एक कहना है, एक तरह से गाइडलाइन लेके जा रहे हैं, कह रहे हैं कि जो भी कोई भी टीचर पढ़ा रहे हैं उसको जब तक आप नहीं पढ़ोगे तब तक आप सीख नहीं पाओगे, ठीक है। इसलिए आप जैसा मेहनत करो, समय दो पढ़ाई पे, आलतू फालतू पे कम समय देकर पढ़ाई पे ज़्यादा समय दें, यही आपका आगे काम करेगा। करियर में कुछ आगे लेके चलना है तो हमको पढ़ना पड़ेगा, है ना। और ये ऐसा नहीं कि बीसीए नाम के लिए पढ़ें, बीसीए काम के लिए पढ़ें ताकि हम जॉब ले सकें, क्योंकि जानते हैं कि मार्केट में कितने लोग बीसीए करके, एमसीए करके, बीटेक करके, एमटेक करके घूम रहे हैं, उसमें आपको कम्पीट करना है, हम कुछ लायक बनना है, उसे निकालने के लिए आपको ऐसा बनना पड़ेगा, इसके लिए मेहनत आपको करना होगा। ऐसा नहीं समझो कि इंजीनियरिंग करके आया वो बहुत ज़्यादा नॉलेज रखा, ये भी बता दें आपको, इंजीनियरिंग करने वाला से ज़्यादा नॉलेज एक बीसीए और एमसीए वाला भी रख सकता है, बशर्ते कि वो उस तरह का पढ़ाई किया हो, उस तरह का मेहनत किया हो, और कभी भी उससे पीछे नहीं रहेगा। ये जान जाओ कि आप बीसीए एमसीए करोगे तो एमसीए का डिग्री क्या होता है, बीटेक के बराबर होगी,
है ना, बीएससी इंजीनियरिंग की बराबर होती है। कंप्यूटर साइंस से जो इंजीनियरिंग करता है उसके बराबर आप नॉलेज रखते हैं, और उसको आप कंपटीशन दे रहे हो। और ये भी जान जाए मार्केट में एमसीए पीपुल खास करके कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग वालों को बहुत कंपटीशन दे रहा है, और बहुत स्ट्रॉन्ग कंपटीशन दे रहा है, अच्छा से पढ़ के जा रहा है सब, और एमसीए वाला को देख रहे हैं कंपनी को रख रहा है, बीटेक वाला को वहाँ रख रहे हैं क्योंकि नॉलेज लेके नहीं आ रहा है। जो बीटेक वाला नॉलेज लेके आ रहा है वही उसको रख रहा है, बाकी सबको बाहर कर रहा है। और एक एग्जाम्पल कई कई कंपनी में मेरे ही भाई, छोटा भाई जो जैमटेक में काम करता है, उसके अंदर में कई इंजीनियर खटता है जो एमसीए करके गया है, और उसके अंदर में कई इंजीनियर खटता है उसके अंदर में, यही बता देते हैं। अब कहता है कि आता है मेरे यहाँ 10-12 इंजीनियर, लेकिन लास्ट में कोई काम का नहीं रहता है, एक दो रहने लायक रहता है, बाकी सबको भगा दिया जाता है। समझ सकते हो, एक एमसीए वाला हैंडल कर रहा है किसको, बीटेक एमटेक वाला का। एक डिप्लोमा होल्डर हैंडल करता है किसको, बीटेक एमटेक वाला। समझ सकते हो, ऐसा से एग्जाम्पल देंगे कि आप समझ सकते हैं कि नॉलेज है तो आप कहाँ हैं। समझ में आए बात। एक बताते, मेरे स्टूडेंट को पढ़ाया हमने 98 में, और उसको हमने पटना से भगाया था कि जाओ तो वो करियर बनाना है तो आगे पढ़ो, और आज वो यूएस में है, इंटेल कंपनी ज्वाइन किया है। और जानते हो आईआईटी कानपुर में बैठ के यूएस से ट्रेनिंग देता है, न उसके पास एमसीए डिग्री है न कुछ है, बट 2 ईयर डिप्लोमा डिग्री है। ये समझ सकते हैं। तो समझिए वो किसके बदौलत है, नॉलेज के बदौलत। कंप्यूटर साइंस क्या है, नॉलेज रहेगा तो कुछ नहीं कोई रोक सकता है। आपका डिग्री साइट का एक एंट्री पास है, नॉलेज ही सब कुछ है। नहीं तो आपका नॉलेज नहीं है तो डिग्री को फाड़ के फेंक दीजिए, कोई काम का नहीं डिग्री है, फिर रोड पे घूमना पड़ेगा। इसलिए आपको ये मेरा बात मानिए और आगे बढ़िए। इससे फायदा क्या मिलेगा कि आप जिस पर्पज से जिस कोर्स में एडमिशन लिए हैं, जिस पर्पज से जिस उम्मीद से गार्जियन आपके फेथ करके आपको यहाँ पे एडमिशन कराए हैं, उसको आप अच्छे से पढ़िए और सक्सेसफुली इसको आगे लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए। और मैं गारंटी देता हूँ कि यदि आप अच्छे से पढ़ोगे तो कंप्यूटर साइंस का बंदा कभी भी रोड पे नहीं घूम सकता है। अगर वो बीसी अच्छा से कर ले, एमसी अच्छा से कर ले, कभी भी रोड पे नहीं घूम सकता, 100% मैं गारंटी देता हूँ। लेकिन कौन रोड पे घूमेगा, जो पढ़ा नहीं, दूसरे को भी शिक्षा देगा कि मत पढ़ो, इससे कुछ जॉब नहीं मिलता, अपने तो कुछ किया नहीं, दूसरे को भी करने नहीं देगा। समझ आए बात। इसलिए ये जान जाओ, मेरे घर में अधिकतर लोग कंप्यूटर साइंस में एमसीए करके है, और सब अच्छे अच्छे कंपनी में जॉब कर रहा है। समझ में, मेरे विद्यार्थी, कितने विद्यार्थी मेडिकल जब जुड़ते हैं हम लोग, कई विद्यार्थी मिल जाते हैं जो आज ने पढ़ाया है 95-96 में, वो सब विद्यार्थी मिलते हैं ये जानिए। और ये सब कहते हैं कि सर कितना हम लोग कहाँ कहाँ पहुँच गए आपका पढ़ाई। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा लगता है कि मेरे विद्यार्थी वहाँ पहुँच गए, गर्व से कॉलर मेरा ऊंचा हो जाता है। लेकिन वही रोड पे घूमता हुआ नजर आ जाता है तो सोचना पड़ता है कि क्या ही किया है। समझा बात। इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़िए, आगे बढ़िए, जिस पर्पज से इस कोर्स में एडमिशन लिए उस पर्पज को फुलफिल कीजिए, ऑब्जेक्टिव को अचीव कीजिए, तभी कुछ हो पाएगा। नहीं, गार्जियन का जो इच्छा है उसको पूरा कीजिए, गार्जियन जिस सोच कर पैसा लगाए आपको पढ़ाने में उसको पूरा कीजिए। समझ गए बात। और उसको आगे करके अपने करियर को आगे बूस्टअप कीजिए। समझे, क्लियर हुआ है चीज जो हम बताए, काम में अच्छी बात, और उसको फॉलो कीजिएगा। ठीक है, कभी मौका मिलने का तो मैं बात करूँगा कि आप अभी क्या कर रहे हो। कुछ ऐसा होता है ना, जानते बताते हैं, कुछ ऐसे विद्यार्थी हमको मिलते हैं ना कि हमसे पढ़ा हुआ है बहुत, और कभी कुछ लोग आएगा तो मेरे को पैर छू के प्रणाम करता है, बहुत लोग मिलेंगे, ऐसा मिल जाता है रोड पे। बहुत कई जगह जाएंगे, मॉल में तो कई जगह विद्यार्थी हमको मिल जाते हैं क्योंकि बहुत को पढ़ा है, 20 साल 25 साल 20 साल से 22 साल से पढ़ाई रहे तो कई विद्यार्थी मिल जाते हैं। लेकिन जो कुछ अचीव किया है ना, वो जो अचीव नहीं किया है ना, वो हमसे कान कट भागे, कन्नी कटा के कि सर पूछेंगे क्या कर रहे हो जी, पहला क्वेश्चन। इसलिए वो हमसे सामने नहीं आएगा, छुपे क्यों नहीं, सामने फ्रंट पे बात करें, ऐसा बनना चाहिए, है ना। छुपना नहीं है, हम आ रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, आगे पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं, और सामने हम लोग बात करें, नहीं ऐसा होना चाहिए। क्लियर चीज है। तो चलिए, लास्ट मेरा एक था, बाद में हम लोग फिर मिलेंगे कभी, ठीक है, तो फिर आगे बात करेंगे क्या। सर थर्ड सेमेस्टर में मिलेंगे ना, मतलब आपका क्लास होगा ना थर्ड सेमेस्टर में? सर थर्ड सेमेस्टर में होगा आपका क्लास? जिसके लिए जानते, मेरे साथ इशू हो जाता है ना कि ये टाइम का जरा सा इशू हो जाता है, और हम अभी जुड़े हुए हैं कई कॉलेज से। जेडीएस कॉलेज में तो वहाँ कोई टाइम नहीं, वहाँ पे रहना है हमको, 5 घंटा समय 6 घंटा समय देना है, वहाँ तो जाते हैं। इसके अलावा एल मिश्रा में क्लास रहता है, बीडी कॉलेज में क्लास रहता है, उसमें टाइम बचता है तब मैं दूसरी जगह जाता हूँ। तो आपका जैसे ऑनलाइन क्लास हुआ तो ऑनलाइन में कोई इशू नहीं है, आप वहाँ बैठे हम यहाँ बैठे, पढ़ाई हो गया। लेकिन इंस्टीट्यूशन में जाने में कभी